आज की क्लास की शुरुआत भी दुबे सर की डायरी से ली गई एक छोटी सी शायरी से होगी। और ये शायरी उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पिछले साल अच्छे से प्रिपरेशन की थी लेकिन किसी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया और वो किसी निराशा में हैं, डिप्रेशन में हैं। तो ऐसे बच्चों से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, रात कितनी भी घनी हो, रात कितनी भी घनी हो, चादर जितनी भी तनी हो, चाहे जितना भी हो अंधेरा, लेकिन हर रात के बाद होता है एक खूबसूरत सवेरा। हर रात के बाद होता है एक खूबसूरत सवेरा। तो नमस्ते बच्चों, मैं हूं आपका टीचर आशुतोष दुबे और आप लोग मुझे दुबे सर के नाम से अच्छे से जानते हैं। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं हेलोजन फैमिली के हाइड्राइड्स के बारे में। और केवल हम लोग हेलोजन फैमिली के हाइड्राइड्स ही नहीं पढ़ेंगे, हम बाकी के जो ग्रुप्स हैं उनके हाइड्राइड्स में भी किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं जल्दी से शुरू कर रहा हूँ हाइड्राइड्स ऑफ हेलोजन फैमिली, साथ में बाकी ग्रुप्स के हाइड्राइड्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो हेडिंग लिखिए, हाइड्राइड्स ऑफ हेलोजन फैमिली। हाइड्राइड्स ऑफ हेलोजन फैमिली। तो बच्चों, जो हेलोजन फैमिली के हाइड्राइड्स होते हैं आपको चार पढ़ने हैं, HF, HCl, HBr एंड HI। तो जो चार हाइड्राइड्स हैं मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं उनका। ये होते हैं HF, HCl, HBr एंड HI। इनमें से आपको एक बात ध्यान रखनी है और वो बात ये है कि जो HCl, HBr, HI हैं ये लोग तो इसी तरह से पाए जाते हैं जिस तरह से लिखे हैं, ठीक है। लेकिन जो HF है ये HF की तरह से नहीं होता है। जो HF है ये एग्जिस्ट करता है H2F2 की तरह से। और H2F2 की तरह से इस वजह से एग्जिस्ट करता है क्योंकि HF में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होता क्या है, H2F2 की तरह से ये एग्जिस्ट करता है। लेकिन HCl, HBr, HI इन लोगों में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। अब जो ये HCl, HBr, HI एंड HF हैं इनके बारे में कुछ क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो देखिए कौन कौन से बन सकते हैं। जो बच्चों क्वेश्चंस बनेंगे उनमें सबसे पहला क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं कि इनमें बॉन्ड लेंथ किसमें कम है किसमें ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं बॉन्ड लेंथ से शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहला आपका हो जाएगा बॉन्ड लेंथ। तो अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो HF, HCl, HBr एंड HI ये मैंने चार लिख लिए। एक कॉमन सेंस लगाइए। कॉमन सेंस ये है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर जो साइज होता है वो इंक्रीज करता जाता है, ठीक। फ्लोरीन सबसे छोटा है, क्लोरीन उससे बड़ा है, ब्रोमीन उससे भी बड़ा है, आयोडीन उससे भी बड़ा है। तो जब साइज ऊपर से नीचे बड़ा हो रहा है, मान लीजिए ये है फ्लोरीन, ये है क्लोरीन, ये है ब्रोमीन और ये है आयोडीन। साइज ऊपर से नीचे जाने पे बड़ा होता है। अब इनके साथ में लगा हुआ है H, तो मैं जरा साथ में H लगा देता हूं। मान लीजिए ये H लगा है, ये H लगा है, ये H लगा है और ये H लगा है। अब आपको इनमें बॉन्ड लेंथ देखनी है। तो बॉन्ड लेंथ जब आपको देखनी है तो क्या करना है, आपको दोनों के न्यूक्लियाई से न्यूक्लियाई के बीच की जो डिस्टेंस है वो देखनी है। इसमें ये डिस्टेंस इतनी है, इसमें जो ये डिस्टेंस आएगी वो इतनी है, इसमें जो डिस्टेंस आएगी वो इतनी आ रही है, यहाँ पे जो डिस्टेंस आ रही है न्यूक्लियाई से न्यूक्लियाई के बीच की वो इतनी आ रही है। एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि जैसे जैसे आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की तरफ जा रहे हो, साइज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का बड़ा हो रहा है। और साइज बड़ा होने की वजह से क्या हो रहा है,
जो न्यूक्लियाई से न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस है ये बढ़ती जा रही है, और यही जो डिस्टेंस है यही होती है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड की लंबाई। तो आपको एक चीज क्लियर हुई कि HF, HCl, HBr, HI में ऊपर से नीचे जब हम जा रहे हैं इन लोगों में, तो बॉन्ड लेंथ बड़ी होती जा रही, इसमें छोटी है, बड़ी और बड़ी और बड़ी। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप बॉन्ड लेंथ की बात करोगे तो ऑर्डर इस तरह से लिखेंगे, HF से ज्यादा बॉन्ड लेंथ HCl, उससे ज्यादा बॉन्ड लेंथ HBr और उससे भी ज्यादा बॉन्ड लेंथ HI में आएगी। तो ये बच्चों हो गया इनमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इन लोगों में बन सकता है वो बन सकता है बॉन्ड स्ट्रेंथ पर। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब बॉन्ड की मजबूती। तो यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट यह है कि जैसे जैसे बॉन्ड की लंबाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे बॉन्ड की मजबूती कम होती चली जाती है। मैंने जो बोला है उसको आप ऐसे लिख सकते हो कि बॉन्ड स्ट्रेंथ, और ये आप लिख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अभी आप बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देख चुके हो। बॉन्ड लेंथ में क्या पढ़ा था मैं आपको फिर से दिखाई दे रहा हूं। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि बॉन्ड लेंथ ऊपर से नीचे जाने पे इंक्रीज कर रही है। HF से ज्यादा HCl, उससे ज्यादा HBr और उससे भी ज्यादा HI। अब जब बॉन्ड स्ट्रेंथ पता करेंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ में देखिए मैंने क्या बोला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। इसका मतलब यह हुआ कि बॉन्ड लेंथ का जो सीक्वेंस हमने लिखा है उसका आपको उल्टा करना पड़ेगा, अपोजिट करना पड़ेगा। तो जब आप इसका अपोजिट करेंगे तो ये जो सिंबल इस तरह से बनाया है वो सिंबल कैसे आएगा, इस तरह से आ जाएगा। तो अगले पेज पर जो हम पढ़ रहे हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में, इसका ऑर्डर ऐसे बनेगा, HF में सबसे ज्यादा, HCl में कम, HBr में कम और HI में उससे भी कम। ये हो गया इनमें बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के ऊपर। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बच्चों बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में भी आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, शॉर्ट में इसको मैं लिख रहा हूं BDE, ताकि बार बार बड़ा नाम ना लिखना पड़े। देखिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड की मजबूती जितनी ज्यादा है, इसका मतलब है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। मींस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है क्या, बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। अब जरा चेक करो बॉन्ड स्ट्रेंथ का सीक्वेंस क्या था। बॉन्ड स्ट्रेंथ का सीक्वेंस अभी हम लोगों ने ये लिखा था, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपने लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये हुआ कि जो सीक्वेंस बॉन्ड स्ट्रेंथ का लिखा हुआ है बिल्कुल यही ऑर्डर, यही क्रम आपको लिखना पड़ेगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में भी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में भी यही ऑर्डर बन जाएगा, यानी कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो HF की होगी सबसे ज्यादा, HCl की कम, HBr की कम और HI में और भी कम। ये हो गया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का सीक्वेंस। ठीक, आप लोग साथ साथ नोट भी करते चलिए। अगर साथ साथ नोट ना कर पा रहे हो तो बीच बीच में वीडियो को रोक के आप नोट कर लें और उसके बाद वीडियो फिर से आप स्टार्ट कर लें। अगला क्वेश्चन जो बन सकता है HF, HCl, HBr, HI में, वो बन सकता है बच्चों इनके डाइपोल मोमेंट के ऊपर।
कि किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, किसका डाइपोल मोमेंट कम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा वो डाइपोल मोमेंट पे बनेगा। देखिए डाइपोल मोमेंट में आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट ये है कि जो डाइपोल मोमेंट होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के। शॉर्ट में मैंने लिख दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये लिखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का मतलब हुआ कि दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर यानी कि डिफरेंस जितना ज्यादा होगा डाइपोल मोमेंट भी उतना ही ज्यादा होगा। अब जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करोगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है सबसे ज्यादा, क्लोरीन की कम, ब्रोमीन की और भी कम, आयोडीन की और भी कम। ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। तो जब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सबसे ज्यादा, तो जब H के साथ देखोगे तो H के साथ डिफरेंस भी सबसे ज्यादा ही आएगा। जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है उसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर आएगा H एंड F के बीच में, वो अंतर डिफरेंस भी सबसे ज्यादा आएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो अंतर है वो भी कम होता चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि HF का डाइपोल मोमेंट होगा सबसे ज्यादा, जबकि HI में डाइपोल मोमेंट होगा सबसे कम, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सबसे ज्यादा। अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिखूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा, क्लोरीन उससे कम, ब्रोमीन उससे कम और आयोडीन उससे भी कम। तो बच्चों जो डाइपोल मोमेंट का सीक्वेंस आएगा वो आएगा इस तरह से, HF सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट, HCl में कम, HBr में और भी कम और HI में सबसे कम। ये डाइपोल मोमेंट का सीक्वेंस हो गया। ठीक है, डाइपोल मोमेंट के बाद अगला जो क्वेश्चन बन सकता है इन चार लोगों में, HF, HCl, HBr, HI में, वो बन सकता है इनकी थर्मल स्टेबिलिटी के ऊपर कि थर्मल स्टेबिलिटी किसकी कम है, किसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो अगला जो हेडिंग होगा वो होगा थर्मल स्टेबिलिटी। देखिए थर्मल स्टेबिलिटी का जब आपको सीक्वेंस पता करना है तो यहां पर भी आपको एक कॉन्सेप्ट जो है वो ध्यान रखना होगा। कॉन्सेप्ट बच्चों ये है कि जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है, थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, या आप बोल सकते हो बॉन्ड स्ट्रेंथ, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। तो ये हो गया बॉन्ड स्ट्रेंथ, सॉरी बॉन्ड स्ट्रेंथ, या आप ऐसे भी लिख सकते थे कि थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इस तरह से भी लिख सकते थे। कहने का मतलब यह हुआ कि जो सीक्वेंस बॉन्ड स्ट्रेंथ का आया था वही सीक्वेंस, वही क्रम थर्मल स्टेबिलिटी का भी आएगा। जरा चेक करते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो सीक्वेंस आया था वो किस तरह से आया था। बॉन्ड स्ट्रेंथ का सीक्वेंस ये था, HF में बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, HCl में कम, HBr में कम, HI में और भी कम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो भी HF की होगी सबसे ज्यादा, HCl की कम, HBr की उससे भी कम और HI की उससे भी कम। क्योंकि बच्चों हमने थर्मल स्टेबिलिटी में लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही यही हुआ कि जो सीक्वेंस आपने बॉन्ड स्ट्रेंथ का लिखा है
यही क्रम, यही ऑर्डर, यही सीक्वेंस आपको लिखना पड़ेगा थर्मल स्टेबिलिटी में भी। तो थर्मल स्टेबिलिटी में भी इसी को लिख देंगे, ठीक है। तो थर्मल स्टेबिलिटी का सीक्वेंस ऐसे आएगा, HF की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, HCl में कम, HBr में और भी कम, और HI में उससे भी कम। यहां पर मैं आपको एक बहुत ही जरूरी बात बता दूं, केवल हैलोजन फैमिली में ही नहीं, आपके सिलेबस में जिस जिस चैप्टर में हाइड्राइड हैं, ठीक, किसी भी चैप्टर के हाइड्राइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आपकी नीट एग्जाम में या जेई एग्जाम में, IIT में, किसी में भी पूछा जाए, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, चैप्टर कोई भी हो, चैप्टर कोई भी हो, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी, हाइड्राइड्स की मैं बात कर रहा हूं, हाइड्राइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज कर देना, ठीक, डिक्रीज कर देना। देखो इस बात को ऐसे समझते हैं, अगर थर्मल स्टेबिलिटी की बात हो तो आपके सिलेबस में जितने भी हाइड्राइड्स हैं मैं सारे लिख रहा हूं बोर्ड पे। मान लीजिए कि फर्स्ट ए ग्रुप जो आपके एल्कली मेटल्स हैं, एल्कली मेटल्स में फर्स्ट ए ग्रुप में जो हाइड्राइड्स हैं उनमें थर्मल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक, तो फर्स्ट ए ग्रुप में भी आपको क्या करना है, थर्मल स्टेबिलिटी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज करना है, डिक्रीज करना है। तो जरा डिक्रीज करते हैं। LiH की थर्मल स्टेबिलिटी बताएंगे सबसे ज्यादा, क्योंकि फर्स्ट ए ग्रुप में आते हैं लिथियम, फिर सोडियम का हाइड्राइड NaH, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम एंड सीजियम। फ्रांशियम रेडियो एक्टिव होता है, इस वजह से छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर सेकेंड ए ग्रुप की बात करी जाए, यानी कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में कौन कौन आता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। रेडियम रेडियो एक्टिव होता है तो उसको छोड़ देते हैं, नहीं लिखते हैं, ठीक। अब सेकेंड ए ग्रुप के हाइड्राइड्स बनते हैं इस तरह के, जैसे BeH2, तो बेरिलियम हाइड्राइड की थर्मल स्टेबिलिटी होगी सबसे ज्यादा, उससे कम मैग्नीशियम, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, इस तरह से ये थर्मल स्टेबिलिटी का सीक्वेंस हो गया। ऐसे ही आप लिखते आएंगे। मान लीजिए फिफ्थ ए ग्रुप जो है, यानी कि जो नाइट्रोजन फैमिली है, उसमें आपको थर्मल स्टेबिलिटी लिखनी है। तो फिफ्थ ए ग्रुप में नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन आता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। इन लोगों के जो हाइड्राइड्स होते हैं उनकी भी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करते जाएंगे। तो ये हाइड्राइड होते हैं इस तरह के, जैसे कि NH3, तो नाइट्रोजन से कम फास्फोरस का हाइड्राइड PH3, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ठीक। मान लीजिए ऑक्सीजन फैमिली का क्वेश्चन पूछा जाता 6A ग्रुप का, यहां पे थर्मल स्टेबिलिटी आपको पता करनी है। तो 6A ग्रुप में ऑक्सीजन फैमिली में आता कौन कौन है, 6A ग्रुप में आते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। तो यहां पर थर्मल स्टेबिलिटी इस तरह से लिख देंगे, H2O सबसे ज्यादा, उससे कम H2S। अरे 6A में कौन कौन आता है, OS, Se, Pe एंड PO, तो H2O, H2S, H2Se, H2Te और H2PO, इस तरह से लिख देंगे। अभी हम लोग जो हैलोजन पढ़ रहे हैं उसमें 7th ए ग्रुप में अगर पूछा जाता, तो 7th में आप ऑलरेडी अभी पीछे वाले पेज पे पढ़ चुके थे, फिर से मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं। मैंने कहा चैप्टर कोई भी हो, अगर हाइड्राइड्स दिए गए हैं, थर्मल स्टेबिलिटी पूछी गई है, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज करना है आपको, ठीक। तो यहां पर आ जाएगा HF, उससे कम HCl, उससे कम HBr और उससे भी कम
HI। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। मैंने कहा थर्मल स्टेबिलिटी किसी भी ग्रुप में आपसे पूछी जाए, आपको क्या करना है, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज करते जाना है, आंसर आ जाएगा। ठीक, थर्मल स्टेबिलिटी के बाद देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी हेलोजन फैमिली पढ़ रहे थे और उसमें थर्मल स्टेबिलिटी बताई थी। साथ में मैंने जो बाकी के ग्रुप्स हैं उनमें भी जो क्वेश्चंस बन सकते थे वो भी यहां पे आपको नोट करवा दिए हैं। बच्चों, थर्मल स्टेबिलिटी के बाद अगला जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है HF, HCl, HBr, HI के एसिडिक नेचर के ऊपर। तो अगला होगा एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर आपको ध्यान रखना है, HF, HCl, HBr, HI में ये ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज करता है। होता क्या बच्चों, जो एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक नेचर ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। और जो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू है HF, HCl, HBr, HI में, ये HF से HI की तरफ जाने पर इंक्रीज करती है। तो जो एसिडिक नेचर होगा वो भी इंक्रीज करता जाएगा। एसिडिक नेचर इस तरह से लिखेंगे, HF से ज्यादा एसिडिक होता है HCl, उससे ज्यादा होता है HBr और उससे भी ज्यादा होता है HI। ये एसिडिक नेचर का सीक्वेंस आएगा। अब बच्चों, जब एसिडिक नेचर का सीक्वेंस हमने ये लिख लिया तो यहीं पर आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि बताइए इनमें डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka, इसका ऑर्डर क्या होगा। तो जो एसिडिक नेचर का लिखा है वही आपको Ka का लिखना होगा, यानी कि HF से ज्यादा HCl, उससे ज्यादा HBr और उससे ज्यादा HI। लेकिन बच्चों, अगर यहां पर इस तरह से लिखा मिले pKa, तो ये आप फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में। अभी इतना समझिए कि जो सीक्वेंस Ka का है उसका अपोजिट आपको लिखना होगा pKa। ठीक है, जो Ka में सीक्वेंस लिखा है उसका अपोजिट जब P लगा देते हैं तो जो भी वैल्यू होती है P लगाने पे उसका उल्टा हो जाता है। बस इतना भी आप ध्यान रखो। तो जरा इसका उल्टा कर दो, HF सबसे ज्यादा, उससे कम HCl, उससे भी कम HBr और उससे भी कम HI। ये अगला एक क्वेश्चन यहां पे बन गया। तो HF, HCl, HBr एंड HI में जो मेन क्वेश्चंस बन सकते थे उनके बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है कि इनके बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस किस तरह से आएगा। ठीक है, तो अगला आपको हेडिंग लिखना है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बच्चों ये है HF, HCl, HBr एंड HI। आपको बॉइलिंग पॉइंट पता करना है। तो HF, HCl, HBr, HI ये चारों ही कोवेलेंट मॉलिक्यूल हैं और कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में जब आप बॉइलिंग पॉइंट निकालते हो तो बॉइलिंग पॉइंट निकालते टाइम आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना होता है कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना होता है कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स का मतलब जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक, इनमें सब में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब जरा समझिए, जब आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की तरफ जाओगे तो इनका एटॉमिक मास इंक्रीज करेगा, क्योंकि जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो तो एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज करता है एंड एटॉमिक मास भी इंक्रीज करता है। तो जब एटॉमिक मास इंक्रीज करेगा इसका मतलब पूरे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास भी इंक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी
इंक्रीज करता जाएगा, यानी कि बढ़ता जाएगा। लेकिन यहां एक जरूरी बात आपको समझनी है, वो ये कि जो HF है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा। इन लोगों में जब देखेंगे तो यहां तो बॉइलिंग पॉइंट HCl से ज्यादा HBr और उससे ज्यादा HI होगा, लेकिन जो HF है इसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट बताना होगा आपको, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। और ये हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF का हाईएस्ट बताना है। तो जो सीक्वेंस बनेगा बॉइलिंग पॉइंट का वो देखिए इस तरह से बनेगा। बॉइलिंग पॉइंट यहां से यहां तक ये तो पूरा इंक्रीज करना ही करना है, क्योंकि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो HCl का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, उससे ज्यादा बताना है HBr, उससे ज्यादा बताना है HI, लेकिन बच्चों HF का बॉइलिंग पॉइंट बताना है सबसे ज्यादा। तो देखिए जो मैंने HF अलग से लिखवाया था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है, वो मैंने हाईएस्ट यहां पे लिख दिया। तो जो हैलोजन फैमिली के हाइड्राइड्स हैं उनमें सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है HCl का, और सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है HF का। यहीं पर बच्चों आपको एक और बात समझनी होगी, और वो बात है वोलेटिलिटी। मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं, वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी वोलेटिलिटी को सिंपल तरीके से समझिए, वेपर बनाने की टेंडेंसी। जैसे पानी जो होता है अपनी वेपर बनाता है, यानी कि जो वाटर है इसमें वोलेटिलिटी है। ठीक है, अपनी वेपर बनाने की टेंडेंसी, हिंदी में अगर मैं बोलूं तो अपनी वाष्प बनाने की टेंडेंसी। तो वोलेटिलिटी में आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट ये है कि बॉइलिंग पॉइंट के ये अपोजिट हमेशा बताना, और बॉइलिंग पॉइंट के अपोजिट का मतलब ये हो गया बच्चों कि वोलेटिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट आपको बताना है। इसका मतलब अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस पता है तो आपको क्या करना है, बस उसका अपोजिट लिख देना है, तो आपको वोलेटिलिटी का ऑर्डर यानी कि सीक्वेंस पता चल जाएगा। देखिए बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस ये है, इसका मतलब जब आप वोलेटिलिटी का सीक्वेंस लिखोगे यानी कि वेपर बनाने की टेंडेंसी का सीक्वेंस लिखोगे, तो इसी सीक्वेंस में ऐसे लिख के केवल ये जो सिंबल है वो अपोजिट कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो वोलेटिलिटी में देखिए सीक्वेंस इस तरह से बनेगा। ध्यान से देखिए, अभी हम लोगों ने क्या देखा था, HCl का बॉइलिंग पॉइंट था सबसे कम, तो जो वोलेटिलिटी है वो HCl की होगी सबसे ज्यादा। ठीक, तो HCl की सबसे ज्यादा, उससे कम HBr, उससे भी कम बताएंगे HI, और सबसे कम बताएंगे HF। तो बच्चों यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन को मैं करवाने से पहले थोड़ा सा लिखे दे रहा हूं। तो वोलेटिलिटी जो 7th ग्रुप के हाइड्राइड्स में आई उनमें HCl है लीस्ट वोलेटाइल, यानी कि सबसे कम वोलेटाइल।
जबकि जो HF है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी इसको मैं करेक्ट कर दूं जरा, लीस्ट नहीं, ये है हाईएस्ट वोलेटाइल यानी कि मोस्ट वोलेटाइल, मोस्ट वोलेटाइल। जबकि जो HF है ये है लीस्ट वोलेटाइल, सबसे कम। ये हो गया मोस्ट वोलेटाइल और ये हो गया लीस्ट वोलेटाइल, मतलब ये सबसे ज्यादा वेपर बनाएगा और ये सबसे कम अपनी वेपर बनाएगा। तो यहीं पर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये चारों लिखे होंगे और पूछेंगे कि HF, HCl, HBr एंड HI में कौन ऐसा है जो मोस्टली गैसियस फॉर्म में पाया जाएगा। तो बच्चों जो सबसे ज्यादा वोलेटाइल होगा वही सबसे ज्यादा गैस फॉर्म में पाया जाएगा। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि HF, HCl, HBr, HI में कौन ऐसा है जो सबसे ज्यादा गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो आपका आंसर होगा HCl। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि HF, HCl, HBr एंड HI में कौन ऐसा है जो मोस्टली मतलब ज्यादातर लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा, तो लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा, तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जिसकी वोलेटिलिटी होती है सबसे कम वही लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा सबसे ज्यादा। ठीक, तो यहां पे सबसे कम वोलेटाइल है HF, तो ये मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा। फिर से मैं बोल दूं, कोई कंफ्यूजन मत रखना, जो होता है मोस्ट वोलेटाइल वो ज्यादातर पाया जाएगा गैस फॉर्म में, जो होता है लीस्ट वोलेटाइल वो ज्यादातर पाया जाएगा लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो ये गैस फॉर्म में ज्यादा पाया जाता है जबकि ये लिक्विड फॉर्म में ज्यादा पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है HF, HCl, HBr एंड HI में, वो बन सकता है इनकी कुछ रिएक्शंस के ऊपर, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर। जैसे एक आपसे कह सकते हैं कि रिएक्शन विद ग्लास, कांच के साथ रिएक्शन, तो अगला है रिएक्शन विद ग्लास, ग्लास का मतलब कांच। तो बच्चों ये जो चारों हैं HF, HCl, HBr, HI, HF, HCl, HBr एंड HI, इनमें आपको ध्यान रखना है कि जो ग्लास होता है वो HF में सॉल्युबल होता है, घुल जाता है। जो कांच होता है HF में घुल जाता है, लेकिन HCl, HBr एंड HI की किसी भी तरह की कोई भी रिएक्शन ग्लास के साथ में नहीं होती है। तो इस बात को मैं ऐसे लिखे दे रहा हूं कि ग्लास देखिए, ग्लास और ग्लास के ऊपर इफेक्ट देखना है HF, HCl, HBr एंड HI का। तो HF में तो आप बता देंगे कि ग्लास विल डिसॉल्व, कांच जो है वो घुल जाएगा, लेकिन HCl, HBr एंड HI का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा ग्लास के ऊपर। अब एक टर्म आपको यहां पे ध्यान रखना है, और टर्म ये है बच्चों कि जब ग्लास HF में डिसॉल्व हो जाता है तो ग्लास के HF में डिसॉल्व होने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं इचिंग ऑफ ग्लास। क्या बोला मैंने? इचिंग ऑफ ग्लास। तो फिर से सुनिए मैंने क्या कहा, जब कांच HF में घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, तो इसको बोला जाता है इचिंग ऑफ ग्लास। ठीक है, अगला जो पॉइंट बन सकता है HF, HCl, HBr और HI में, वो इनकी कुछ और रिएक्शंस के ऊपर बन सकता है। जैसे कि अगला क्वेश्चन बन सकता है रिएक्शन विद
रिएक्शन विद AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो बच्चों AgNO3 के साथ भी रिएक्शन देख लो फटाफट। AgNO3 HF की जब रिएक्शन कराते हैं, यहां पर आपको आंसर बताना है कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर फ्लोराइड AgF। अगर यही रिएक्शन HCl के साथ कराई जा रही हो तो HCl के साथ रिएक्शन कराने पे आपको आंसर बताना है व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl सिल्वर क्लोराइड। अगर क्वेश्चन पूछा गया हो HBr के साथ में, यहां पर भी आपको आंसर बताना है व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgBr। और अगर ये रिएक्शन कराई जा रही हो HI के साथ में तो आपको बताना है येलो प्रेसिपिटेट ऑफ AgI। जो यहां पर मैंने व्हाइट प्रेसिपिटेट लिखा है, एक्चुअली ये पूरी तरह से व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं होता है, ये लाइट येलो प्रेसिपिटेट होता है। और लाइट येलो का मतलब हो गया, आप इसको बोल सकते हैं पेल येलो प्रेसिपिटेट। तो यहां पे मैं लिखे दे रहा हूं, ये जो मैंने व्हाइट लिखा है इसकी जगह पे पेल येलो। पेल येलो का मतलब हो गया हल्का पीला, लाइट येलो, हल्का सा पीलापन होता है। ठीक है, तो HF के साथ बताना है कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ AgF, HCl के साथ बताना है व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl, HBr के साथ बताना है पेल येलो प्रेसिपिटेट ऑफ AgBr एंड HI के साथ बताना है येलो प्रेसिपिटेट ऑफ AgI। सिंपल सा है, आपको क्या करना था, आपको सिर्फ इतना करना था कि AgNO3 का जो Ag है उसके साथ में बस F लगाना था तो बन गया AgF, Cl लगाना था तो बन गया AgCl, Br इसके साथ में लगा दिया तो बन गया AgBr, और यहां पे जो I था ये आपने लगा दिया तो बन गया AgI। इस तरह से आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन जो HF, HCl, HBr, HI में बन सकता है वो बन सकता है रिएक्शन विद एसिडिक MnO2, मैग्नीज ऑक्साइड एसिडिक MnO2 के साथ में रिएक्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग बच्चों लिखेंगे रिएक्शन विद एसिडिक MnO2, रिएक्शन विद एसिडिक MnO2। देखिए एसिडिक MnO2 के साथ में जो रिएक्शन होती है उसको भी मैं चार्ट के फॉर्म में लिखे दे रहा हूं, एसिडिक MnO2, और इसी की जगह पे आपको लिखा मिल सकता है MnO2 प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4। इस तरह से लिखा मिल सकता है। बच्चों जब एसिडिक MnO2 की HF के साथ में अगर रिएक्शन पूछी गई हो तो आप बताएंगे नो इफेक्ट, रिएक्शन नहीं होती है, रिएक्शन नहीं होती है। अगर रिएक्शन पूछी जाए HCl के साथ में तो आपको आंसर बताना है येलो ग्रीन क्लोरीन गैस, येलो ग्रीन क्लोरीन गैस आंसर बताना है। अगर यही रिएक्शन HBr के साथ में पूछी गई हो तो बच्चों आपको बताना है रेडिश ब्राउन Br2 गैस, ब्रोमीन गैस। ठीक है, और अगर यही रिएक्शन पूछी गई हो HI के साथ में तो आपको बताना है वायलेट आयोडीन गैस। तो HF के साथ आपको बताना है नो इफेक्ट, HCl के साथ बताना है, देखिए HF में तो नो इफेक्ट, और उसके बाद बस ध्यान रखना है सिर्फ इतना कि अगर Cl वाला था यानी कि HCl तो बनानी थी आपको Cl2 क्लोरीन गैस, अगर Br था तो आपको बनानी थी Br2 ब्रोमीन गैस, अगर I था यानी कि आयोडीन था तो आपको बनानी थी आयोडीन गैस। इस तरह से ये आंसर आपको बताने थे।
अगला क्वेश्चन जो बच्चों इनमें बन सकता है वो बन सकता है इनकी रिड्यूसिंग पावर के ऊपर। रिड्यूसिंग पावर का मतलब ये है कि आपसे पूछ सकते हैं कि HF, HCl, HBr एंड HI में कौन ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है या कौन पुअर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगला हेडिंग जो लिखेंगे वो हेडिंग होगा रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर, देखिए रिड्यूसिंग पावर के क्वेश्चन में एक सिंपल सी बात ध्यान रखिए, मैं केवल हेलोजन फैमिली की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे सारे जो ग्रुप्स हैं उनके हाइड्राइड्स की रिड्यूसिंग पावर के बारे में बात कर रहा हूं। अगर किसी भी चैप्टर के यानी कि किसी भी ग्रुप के हाइड्राइड्स की रिड्यूसिंग पावर का क्वेश्चन पूछा जाए, आपको बिल्कुल आंख बंद करके ऐसा ऑप्शन देखना होगा जिसमें रिड्यूसिंग पावर ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज कर रही हो। चैप्टर कोई भी हो, ग्रुप कोई भी हो, अगर हाइड्राइड्स दिए गए हैं तो हाइड्राइड्स की रिड्यूसिंग पावर ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर आपको इंक्रीज करनी है। देखिए जब मैंने कहा कि हाइड्राइड्स की रिड्यूसिंग पावर ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे इंक्रीज करनी है, तो मैं 7th ग्रुप के साथ साथ आपके सिलेबस में जहां जहां पे हाइड्राइड्स के क्वेश्चन बनते हैं मैं हर जगह पे आपको रिड्यूसिंग पावर बताए दे रहा हूं। जैसे जो फर्स्ट ए ग्रुप है यानी कि जो एल्कली मेटल्स हैं, एल्कली मेटल्स के हाइड्राइड्स की रिड्यूसिंग पावर भी पूछी जा सकती है। मैंने कहा ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज करनी है, इंक्रीज करनी है, बढ़ानी है रिड्यूसिंग पावर। और इंक्रीज का मतलब यह हो गया कि लिथियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड से ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा सोडियम हाइड्राइड। फर्स्ट ग्रुप में आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ठीक है। इसी तरह से जो सेकेंड ग्रुप है यानी कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इनके हाइड्राइड्स की रिड्यूसिंग पावर पूछी जाए, यहां पर भी आपको इंक्रीज करना है। बेरिलियम हाइड्राइड से ज्यादा मैग्नीशियम हाइड्राइड, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ठीक। इसी तरह से अगर 5th ए ग्रुप यानी कि नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स की रिड्यूसिंग पावर पूछी जाए, यहां पर भी इंक्रीज करते जाना है, यानी कि NH3 से ज्यादा PH3, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। बिल्कुल इसी तरह से अगर 6 ए ग्रुप यानी कि ऑक्सीजन फैमिली में हाइड्राइड्स की रिड्यूसिंग पावर पूछी जाए तो 6 ए ग्रुप में कौन कौन आता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। तो यहां पर भी इंक्रीज करते जाइए। H2O से ज्यादा H2S, उससे ज्यादा H2SE और उससे भी ज्यादा H2TE, इस तरह से लिखते चले जाएंगे। अगर 7th ए ग्रुप यानी कि हेलोजन फैमिली की बात की जाए, यहां पर भी हाइड्राइड्स की रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज करते जाएंगे ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर, यानी कि HF से ज्यादा HCl, उससे भी ज्यादा HBr और उससे भी ज्यादा HI। तो ये बच्चों रिड्यूसिंग पावर का सीक्वेंस हो गया, जिसको आप लोग वीडियो को थोड़ा सा रोक के और पूरा पहले नोट कर लेना और उसके बाद फिर आगे वीडियो फिर से स्टार्ट कर लेना। अभी वीडियो थोड़ा सा रोक के इसको फटाफट नोट कर लो। तो बच्चों रिड्यूसिंग पावर का सीक्वेंस जो ये आया है, इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्वेश्चन देखिए ऐसे बन सकता है, मैं नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन बताए दे रहा हूं। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ लें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट
इनमें से कौन सबसे ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हैं उनके लिए अपचायक। अपचायक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट? ऑप्शंस इस तरह से दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है HF, दूसरा ऑप्शन दिया है HCl, तीसरा ऑप्शन दिया है HBr और चौथा ऑप्शन दिया है HI। इनमें आपको बताना है। तो अभी मैं आपको बता चुका हूं कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर जो हाइड्राइड्स हैं उनकी रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज करती है। इसका मतलब यह हुआ कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन का जो हाइड्राइड है इसकी रिड्यूसिंग पावर आएगी सबसे ज्यादा। आंसर हो गया HI। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है कि ये लोग सॉल्ट किस टाइप के बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर हम टाइप्स ऑफ सॉल्ट की बात करें, टाइप्स ऑफ सॉल्ट, तो जो HF होता है, HF ये बनाता है टू टाइप्स ऑफ सॉल्ट। टू टाइप्स ऑफ सॉल्ट। अब जरा समझिए ये दो तरह के सॉल्ट कैसे बना लेता है। क्योंकि बच्चों जो HF होता है इट एग्जिस्ट एज, अभी मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, इट एग्जिस्ट एज H2F2। तो जब ये H2F2 की तरह से एग्जिस्ट करता है तो इसमें रिप्लेसेबल H हैं दोनों हाइड्रोजन निकल सकते हैं। तो देखिए जरा, जब ये H2F2 से एक H आप हटाओगे तो एक H हटा के बना क्या, HF2 माइनस, इस तरह से। तो इस तरह के भी कंपाउंड्स बना सकता है। जैसे कि आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पोटेशियम के साथ बनाया तो बन जाएगा KHF2, इस तरह से। साथ ही साथ ये इस तरह से भी बना सकता था, अगर दोनों के दोनों हाइड्रोजन हटा दिए जाएं, दोनों हाइड्रोजन, तो ये क्या आया F2। अब जब दोनों हाइड्रोजन हटा दिए तो चार्ज आ गया -2। फॉर एग्जाम्पल इसको आप लिख सकते थे जैसे कि K2F2, इस तरह से एग्जिस्ट करेगा जब पोटेशियम के साथ बनाओगे। जो K2F2 है इसी को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं KF। ये नीचे का 2 और 2 ना लिख के शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं KF। तो HF बनाता है दो तरह के सॉल्ट, HF2 माइनस इस तरह का भी एंड F2-2 इस तरह का भी। जो F2-2 है इसी को हम लोग सिंपल तरीके से F- की तरह से मान लेते हैं। जबकि जो बाकी के लोग हैं वो तो इस तरह से H2F2 की तरह होते नहीं, तो बाकी के जो लोग हैं वो केवल एक ही तरह का सॉल्ट बनाते हैं। और वो सॉल्ट देखिए किस तरह का होगा, जैसे जो HCl है ये केवल Cl- टाइप का सॉल्ट बनाएगा। जो HBr है ये केवल Br- टाइप का सॉल्ट बनाएगा। जो HI है ये केवल I- टाइप का सॉल्ट बनाएगा। तो इस तरह से आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो HF है वो दो तरह के सॉल्ट बना सकता है, जबकि HCl, HBr एंड HI ये लोग केवल एक तरह का सॉल्ट बनाते हैं। तो जो हैलोजन फैमिली के हाइड्राइड्स हैं उनमें मेन इतने ही टाइप के क्वेश्चंस लगभग ऐसे थे जो आपसे पूछे जा सकते थे। तो अभी आप इस वीडियो में मैंने जितनी बातें बताई हैं इनको कॉपी पे नोट करिए, इसको तैयार करिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नए टॉपिक के बारे में, हैलोजन फैमिली के बारे में बता दूंगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हैलोजन फैमिली का जो बचा हुआ पार्ट है उसको कंप्लीट करके चैप्टर को खत्म कर लेंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट।